एजुकेशनल प्लानिंग दरअसल शोबा तालीम का एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, यानी इसका मीनिंग व कंसेप्ट क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं जो एजुकेशनल प्लानिंग को रोकते हैं, इसके अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्या रोल होता है एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग को क्या क्या मसाइल का सामना है, क्या क्या फैक्टर्स इसको एंडर करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम प्रोसेस को देखते हैं, प्रोसेस के अंदर स्टेजेस और स्टेप्स को देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं एजुकेशन की मीनिंग या कंसेप्ट की बात करूं तो एजुकेशन प्लानिंग से मुराद जब एजुकेशन पॉलिसी मेकर या कि प्लानर्स एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे बनाना चाहिए, इसके अंदर जो टीचिंग मेथडोलॉजी वो कैसे होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को किस तरह से सोल्व किया जाए। ओवरऑल मतलब ए से जेड तक, 0 से 100 तक जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्लासों में, पॉलिसीज में, गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, जितने भी चीजें होते हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उसको चलाने से रिलेटेड, उसको बेहतर बनाने से रिलेटेड, इनकी कमियों से रिलेटेड जो काम होते हैं, इनको एजुकेशनल प्लानिंग कहते हैं। और एजुकेशनल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोबा तालीम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एजुकेशन सिस्टम एक बेहतर एजुकेशन प्लानिंग के नहीं चल सकता है। तो मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन प्लानिंग होती क्या है। उम्मीद है कि व्यूअर्स को थोड़ा पता चल गया कि एजुकेशन प्लानिंग क्या होती है। अब हम अप्रोचेस देखते हैं कि वो क्या क्या अप्रोचेस हैं जो एजुकेशनल प्लानर्स होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, उन अप्रोचेस को मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच होता है इसका सोशल डिमांड अप्रोच। अब सोशल डिमांड अप्रोच से क्या मुराद है एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर, इससे मुराद ये कि जब प्लानर्स प्लान बना रहे होते हैं, एजुकेशन का कोई प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरह बनाए, उस सोसाइटी की डिमांड क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या जरूरत है, उसकी क्या क्या अहमियत है, क्या क्या चीजें कंसीडर करना चाहिए, सोशल डिमांड अप्रोच। यानी कुछ ऐसे समाज होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें अलाउ नहीं होती है, जैसे फीमेल तालीम सेपरेट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कुछ के मतलब मुख्तलिफ होता है। कुछ सब्जेक्ट्स कुछ माशरे में अलाउ नहीं की जाती, कुछ माशरों में जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं होते। तो सोशल डिमांड अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन प्लानिंग बनाना चाहिए। सबसे पहला अप्रोच सोशल डिमांड अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच, इसका दूसरा अप्रोच है मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोचेस। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच से क्या मुराद है, ये एजुकेशन प्लानिंग का वो अप्रोच है जिसमें पॉलिसी मेकर्स या प्लानर्स ये देखते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट में एजुकेशन प्लानिंग को हम जो बना रहे हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट में कितना ज्यादा समाज को, कितना ज्यादा एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को, लोगों को, अवाम को या सरकार को फायदा दे सकता है। यानी मैन पावर जो आदमी है, आदमी जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, वो क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है इकोनॉमी के अंदर, समाज के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, मुल्क के अंदर, सरकार को क्या कुछ दे सकता है। ये मैन पावर, मैन से पढ़ने वाले से ये रिक्वायरमेंट होते हैं। ये अप्रोच है दूसरा। और जो तीसरा अप्रोच है उसको कहते हैं द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। से मुराद जो पढ़ रहे हैं, यानी एजुकेशन प्लानिंग बनाया है, जिस तरह बनाया है उस पर एजुकेशन सिस्टम तो चलेगी, लेकिन बदले में क्या क्या देगा, मतलब क्या जॉब्स पैदा होंगे, क्या नॉलेज पैदा होगा, क्या बेहतरी लाएगी समाज के अंदर, ये इसके अप्रोचेस हो गए। अभी मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को बता रहा हूँ और ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ना जाए। ब्रीफली आप लोग ये देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चलेगा कि एजुकेशनल प्लानिंग से क्या मुराद है। तो ये इसके अप्रोचेस हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर से मुराद वो क्या क्या चीजें होते हैं एजुकेशनल प्लानिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी एजुकेशनल प्लानिंग को सक्सेसफुल होने नहीं देते हैं। तो इसके फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर होता है पॉलिटिकल फैक्टर। अब क्या होता है कि एक मुल्क के अंदर सरकार में पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि मतलब कभी कभी सरकारें बदलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसकी वजह से फंडिंग नहीं होती है एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, एजुकेशन प्लानिंग के अंदर, मतलब इतनी रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होती पॉलिटिशियंस की वजह से, उनकी आपस की मसाइल की वजह से। तो ये जो है ना फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर
उनको रोक के रखता है। जो दूसरा फैक्टर है जो एजुकेशनल प्लानिंग को रोक सकती है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर से मुराद ये कि अक्सर ममालिक होते हैं, सरकारों के पास इतनी इकोनॉमी नहीं होती है, इनकम कम होती है, जीडीपी कम होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, जॉब्स नहीं होते हैं, तो ऐसे में सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एजुकेशनल प्लानिंग में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक इफेक्टिव एजुकेशन, इफेक्टिव पॉलिसी नहीं बन सकती। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो सोशल फैक्टर है। अक्सर समाज के अंदर उनके एजुकेशनल प्लानिंग को रोका जाता है। मतलब जिस तरह कंजर्वेटिव माशरे होते हैं वहां पे आप मॉडर्न तरीके से साइंस आर्ट इन चीजों को मतलब करोगे एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, उस समाज के लोगों को मसला होगा कि आप ये चीज नहीं पढ़ा सकते, वो चीज नहीं पढ़ा सकते, आप एजुकेशन के अंदर कुछ चीजें एक्टिविटीज प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई एजुकेशन नहीं ला सकते। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये उनको रोकते हैं। कल्चरल, कुछ कल्चर्स में भी यही मसाइल होते हैं, वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से एजुकेशन प्लानिंग बनाना चाहते हैं, मॉडर्न दुनिया के सामने उसको हिसाब से अपने प्लानिंग को रोक के रखने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से, जो सदियों पुराना कल्चर चल रहा है, आप उस तरह से एजुकेशन प्लानिंग करें। अब जाहिर है एजुकेशन बदलते हुए हालात के हिसाब से प्लान की जाती है। अब जब कल्चर उनको अलाउ नहीं करती है तो आप एक इफेक्टिव और बेहतरीन प्लानिंग नहीं बना सकते हैं एजुकेशन के अंदर। इस एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो एजुकेशनल प्लानिंग को रोकते हैं। एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल से मुराद रूरल एरियाज में जो दूर इलाकों के एरिया होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, वहां पे एजुकेशन मुयसर नहीं है। जहां पर एजुकेशन मुयसर नहीं है, आप बना ही नहीं सकते हैं एजुकेशनल प्लानिंग। मतलब ऐसे गांव होते हैं वहां पे स्कूल नहीं होते हैं, आप किस तरह से एजुकेशनल प्लानिंग बनाते हैं, उसको किस तरह से कामयाब बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब अक्सर ऐसे जगह होते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होता है। अभी आज का जमाना है, एआई का जमाना है। इस जमाने में अगर नहीं छोड़ते हैं, अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट मौजूद नहीं है। अभी आप देखें पसमानदा इलाकों में, बलूचिस्तान में जाओ पाकिस्तान के अंदर, वहां पे इंटरनेट तक नहीं है। तो आप कैसे बेहतरीन एजुकेशनल प्लानिंग बनाकर और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मतलब नहीं हो सकता है ना, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से और ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से इंटरनेशनली जो एजुकेशनल प्लानिंग बनाई जा रही है, लोकल लेवल पे उस तरह के एजुकेशनल प्लानिंग नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से मतलब एजुकेशनल प्लानिंग फेल है। ये हो गए इसके फैक्टर्स जो एजुकेशन प्लानिंग को रोकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है एजुकेशन के इदारे में होता है, वो स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, ट्यूशन में होता है, एकेडमी में भी कोई ना एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो सबसे बड़ा रोल ये है कि वो गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, यानी जो पॉलिसी बनाए उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। उसके पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है कि उसको किस तरह से इसका गोल बनाए और तालीमी इदारे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला रोल सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा जो रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर वो ये है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर उनको इम्प्लीमेंट करता है। सही मानों में स्कूल के अंदर किस तरह से उन पॉलिसी को चलाना है, मतलब पॉलिसी बनाया कि सुबह असेंबली होगी, उसके बाद पीरियड्स होंगे, पीरियड्स के बाद ब्रेक होगी, उसके बाद 1 बजे छुट्टी होगी, जुमे के दिन जल्दी छुट्टी होगी, इतवार के दिन छुट्टी होगी। सारे प्लानिंग्स ऑलरेडी की हुई है। अभी स्कूल के अंदर इनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ऑब्वियसली इनको एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का जो तीसरा रोल है वो है कि रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्कूल के अंदर या किसी तालीमी अदारे के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उनको मैनेज करता है कि किस तरह से फंड को अलोकेट करें, किस तरह से स्कूल्स के अंदर चेयर्स को मैनेज करें, लाएं, किस तरह से पेन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, किस तरह से जितने भी डेस्क वगैरह होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है, ये उसका रोल होता है और वो इसको बेहतरीन तरीके से कर सकता है। करिकुलम प्लानिंग में भी वो मदद देता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, एक्सपर्ट जो करिकुलम बनाते हैं, उसको प्लानिंग के दौरान सपोर्ट भी करता है ना। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि इस तरह से हमने
इम्प्लीमेंट किया है, इस तरह से ये चीज अच्छी होते है, इस तरह से ये चीज अच्छी नहीं होते। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है कि करिकुलम प्लानिंग सपोर्ट में आता है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी टीचर, स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होते हैं, इसको भी एक एडमिनिस्ट्रेटर कंडक्ट करा रहा होता है। एजुकेशन प्लानिंग के अंदर जब प्लान होती है उसको चला रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर तालीमी इदारे के अंदर होता है, और वो इसको कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेशन को चलाते रखता है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करता है, अच्छी तरह से जो पॉलिसी बनाया है, एजुकेशनल प्लानिंग बनाया है, प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है या नहीं हो रही है, इसके अंदर क्या क्या वीकनेस है, उनको मॉनिटर करता है और इसके बाद इवैल्यूएट करता है। एक बहुत बड़ा रोल है इसका डिसीजन मेकिंग, यानी तालीमी अदारे के अंदर जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग होता है कि कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग भी एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। एजुकेशन प्लानिंग के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इसका आखिरी रोल होता है वो होता है प्रोमोटिंग इनोवेशन। जो इनोवेटिव काम होते हैं, स्टूडेंट को इनोवेटिव बनाना, उनके पढ़ाई में उनके सोच को, उसका आइडियाज को कैसे इनोवेटिव बनाते हैं, अपने काम को कैसे इनोवेटिव बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स बनाते हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर करा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या क्या बैरियर्स हैं जो एजुकेशनल प्लानिंग को कामयाब होने नहीं देते हैं। सबसे पहला बैरियर है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, एक सरकार जाती है दूसरा आती है, ये इस तरह सरकारें बदलती रहती है। अब किसी सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि अच्छी तरह का एजुकेशनल प्लानिंग बनाए। अभी अपने सत्ता को, अपने पावर को बचाए रखने होते हैं। अब जिसको अपने पावर की पड़ी होती है, पता नहीं 1 साल में रिजिग्नेशन देना पड़ता है, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, पता नहीं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो वो अपने पावर को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करते हैं ना। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब करें, एजुकेशनल पॉलिसी बनाएं। अब इनकंसिस्टेंसी भी होता है ना, जब इंस्टेबिलिटी होता है तो कंसिस्टेंट नहीं बनता है। अब कोई स्टार्ट करता है, दूसरा बंदा आता है उसको रोक के रखता है, उस पर काम नहीं करता है। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एजुकेशनल प्लानिंग को बैरियर है उसके सामने। इनसफिशिएंट एंड मिसमैनेज्ड फंडिंग, मतलब अक्सर होता है पाकिस्तान के अंदर सरकार कम फंड देते हैं और जो फंड देते हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग को बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि अच्छी प्लानिंग नहीं बनती है। अच्छी प्लानिंग जब नहीं बनती है तो एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं बनती है, और रिजल्ट आपका सामने है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह है, कितना कारआमद है, अच्छा नहीं है, सब मायूस है इससे। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंडिंग है, उसका जो फंड मिल रही है कम, उसकी भी मैनेजमेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वेरियर है जो एजुकेशनल प्लानिंग के सामने है। पाकिस्तान के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विद वीक लोकल इम्प्लीमेंटेशन। अब इससे मुराद ये कि हमें पता है 2010 में वो जो 10वां अमेंडमेंट लाया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसके मुताबिक जो तालीम है वो सूबा ही है, और बड़े बड़े तालीम के अंदर पॉलिसी बनाए जाते हैं वो वफाकी हुकूमत बनाती है। अब ये तो है, लेकिन अभी जब भी वफाकी हुकूमत कुछ बनाती है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करते हैं। यानी सिंध कहता है कि मैं अपने हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को चलाऊंगा, बलूचिस्तान कहता है कि मैं अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल प्लानिंग को बनाऊंगा, अपने सिस्टम को चलाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से भी एजुकेशनल प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं बनती है और एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। इसके अलावा एक और बैरियर ये कि इसके अंदर डेटा गैप्स और पुअर रिसर्च इंटीग्रेशन है। मतलब लोगों के पास, यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स के पास इतना डेटा नहीं है, और जो है ना उनके साथ रिसर्च नहीं है, मालूमात नहीं है, उस लेवल का डेटा और रिसर्च नहीं है। आपको पता है कि एक बेहतरीन एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए रिसर्च और डेटा बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनिस्ट के पास ये सब है ही नहीं है। तो किस तरह से आप बेहतरीन एजुकेशन प्लानिंग बना सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। इसके साथ साथ इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। अब इससे मुराद है कि इक्वालिटी भी नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटीज है। अभी पाकिस्तान के अंदर पंजाब में एजुकेशन सिस्टम हाईली प्रिविलेज्ड है, अच्छे अच्छे तालीमी इदारे हैं, मेरिट बहुत आई है, टीचर्स अच्छे हैं, करिकुलम अच्छा है, लेकिन इसके बरक्स बलूचिस्तान में देखें तालीमी इदार बिल्कुल
इदारे बिल्कुल खस्ता हाल हैं, पढ़ने के लायक नहीं है। कोई बच्चा वहाँ पे बैठकर तालीमी अदारा उस तरह से नहीं हासिल कर सकता है जिस तरह से पंजाब में हासिल कर सकता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छे तालीमी अदारे नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग के सामने। ये तो हो गया। खैर टीचर रिलेटेड इश्यूज भी बहुत है। पाकिस्तान के अंदर अच्छी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स को अच्छे जॉब्स नहीं मिलती है, टीचर को अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उनको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती है। मतलब एक आम बंदा भी टीचिंग कर सकता है, मैट्रिक का बंदा भी टीचिंग कर सकता है, सर्टिफिकेशन नहीं होता है, वो कोर्स वगैरह नहीं करते हैं, बस हर कोई उठाकर आकर टीचिंग कर देता है और उस लेवल का टीचिंग मेथडोलॉजीज इफेक्टिवनेस नहीं है। तो टीचर रिलेटेड इश्यूज भी पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन एजुकेशनल प्लानिंग को सक्सेसफुल होने नहीं देता है। इसके अलावा करिकुलम और लैंग्वेजेस में भी बहुत बड़ा इशू है। हमें पता है कि अक्सर बहुत सारे जगहों पे पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी में इंग्लिश है जो कि नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती। कौमी जुबान उर्दू है, वो भी उसको प्रायोरिटी नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर लोकल लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। मतलब मुख्तलिफ सूबे के लैंग्वेजेस वाले कहते हैं कि हमारे जुबान हो जाए, केपी के वाले कहते हैं कि पश्तू जुबान हो जाए हमारे मैट्रिक तक या हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सिंध वाले कहते हैं कि सिंधी हो जाए। अब अलमिया है कि अंग्रेजी है, कौमी जुबान उर्दू है। ये भी करिकुलम और लैंग्वेजेस बहुत बड़े बैरियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बेहतरीन एजुकेशनल प्लानिंग को चलने में मदद नहीं देते हैं। सोशल और कल्चरल बैरियर्स बहुत होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कल्चर है, ऐसा समाज है, यहाँ पर मतलब एजुकेशनल इक्वलिटी नहीं है, जहाँ पर अगर औरतों को अगर मर्दों को तालीम हासिल है, औरतों को तालीम हासिल नहीं है। यूथ का 1% सिर्फ यूनिवर्सिटी जाता है, तालीमी इदारे भी नहीं है। ये सारे कल्चरल और सोशल जितने भी बैरियर्स होते हैं, ये भी पाकिस्तान के अंदर उस तरह का एजुकेशनल प्लानिंग बनाने नहीं देते हैं जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। ये भी उसको नाकाम बना के रखते हैं। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब गवर्नेंस, सरकारें जो है ना फेल है, और एजुकेशन प्लानिंग के अंदर जितनी भी बेईमानी होती, करप्शन होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब कोई हेडमास्टर क्लस्टर बजट को खा रहा होता है, उसको कोई पूछता नहीं है। मिनिस्टर होता है, उसको फंड को खा रहा होता है, पूछने वाले नहीं है। ऑफिसर्स होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी कोई नहीं पूछता है। अब इस हालत में आप खुद इमेजिन करें किस तरह से एजुकेशन प्लानिंग बनती है और सक्सेसफुल होती है। ये नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से ये बुरा है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग कामयाब नहीं है, वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब देखिए हमारे पॉपुलेशन 250 मिलियन पर पहुंच चुका है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतरीन तालीम देना मुमकिन ही नहीं है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग नाकाम है। ये तो खैर कुछ चीजें हो गए। अब आखिर में हम बढ़ते हैं इसके प्रोसेस के तरफ के प्रोसेस। एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, इसके स्टेप्स और स्टेजेस क्या होते हैं। पहले मैं आगे प्रोसेस के बारे में बताऊं। एजुकेशनल प्रोसेस के मुराद जो मौजूदा हालत है तालीमी निज़ाम के, एजुकेशन के, उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेजेस और स्टेप्स फॉलो करके प्लानिंग बनाई जाती है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले स्टेजेस देखते हैं हम प्रोसेस के। स्टेजेस के अंदर जब प्लानिंग बना रही होती है तो प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग स्टेज होती है। अब ये प्री प्लानिंग स्टेज में ये होता है कि आप प्लान नहीं कर चुके हैं अब तक, अब आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग बनाएंगे। इस स्टेज में आप रिसोर्सेज देखते हैं, आप चीजें देखते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं। मतलब अब तक आपने प्लान नहीं बनाया, ये तैयारी करके आप प्लान बनाते हैं। अपने जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनको देखकर आप प्री प्लानिंग स्टेज में होते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसको कहते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन स्टेज। जब आप प्री प्लानिंग स्टेज के से आगे बढ़ते हैं तो पॉलिसी फार्मूलेशन स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें आप पॉलिसी बनाते हैं, मतलब हैं कि वो एजुकेशन प्लानिंग को कैसे आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ जो तीसरा स्टेज है वो है प्लानिंग का स्टेज। इस स्टेज में प्लान को पूरी तरह से बनाई जाती है, और इसके प्लानिंग के स्टेज के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज आता है जो कि चौथा होता है। चौथे स्टेज में क्या होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी तालीमी इदारे में इसको लाते हैं और उस पर काम करते हैं, पढ़ाई को उस तरह से चलाते हैं, एजुकेशन के निज़ाम को उस तरह से चलाते हैं। और जो पांचवा स्टेज है
इसको कहते हैं एवालुएशन, एवालुएशन एंड मॉनिटरिंग। इस स्टेज में क्या होता है कि देखे जाते हैं कि जो प्लान बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था, वो किस तरह से चल रहा है, इफेक्टिव तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो आखिरी स्टेज है, यानी छठा स्टेज प्रोसेस का, छठे स्टेज में फीडबैक स्टेज होता है। इसमें जब ओवरऑल चीजों को देखते हैं तो फीडबैक देते हैं कि हाँ भाई, आपने जो प्लानिंग बनाए है, इस स्टेज में कहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, इसमें बेहतरी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। ये इसके स्टेजेस हो गए। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। जब मतलब इसका प्रोसेस चल रहा था एजुकेशनल प्लानिंग का, तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह पहले मैंने कहा कि मौजूदा हालत में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, उनको देखते हैं इस स्टेप में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में, उसके अकॉर्डिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। जब एक बार गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट हो गए तो तीसरे स्टेप में फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के नीड्स को। मतलब ये देखी जाती है कि फ्यूचर में एजुकेशन प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग की वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या नीड्स होते हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हैं तीसरे स्टेप्स में। और चौथे स्टेप में बनाते हैं, बाकायदा से प्लान को फार्मूलेट किया जाता है स्टेज की तरह। ये बिल्कुल भी स्टेज की तरह है, वो तो स्टेज वाइज है, स्टेप वाइज है। तो इसमें फार्मूलेट की जाती है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में एज यूजुअल इसकी इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग हो जाती है। अभी प्रोसेस यही है, मतलब स्टेज एंड स्टेप में इतना डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना चाहिए। ये हो गया इसका प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से की जाती है। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, इसके अप्रोचेस क्या होती है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं जिसको रोकते हैं, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग को क्या क्या चीजें रोकते हैं, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्रोसेस क्या है। इन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, जो एजुकेशन प्लानिंग को अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद दे सकती है। तो आज की मेरी ये वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।